चलिए अपने स्टार्ट करेंगे लीगल एप्टीट्यूड। चलिए अपने स्टार्ट करेंगे लीगल एप्टीट्यूड। बोलिए, कल वाले पॉइंट्स में कुछ डाउट्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कोई क्वेरी किसी की कुछ पूछना हो? नहीं, कोई डाउट नहीं। कुछ टॉपिक्स पेंडिंग थे टाइप्स ऑफ कंपनीज में, वो टारगेट करने, तो पहले उसको खत्म करते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर 95 पे। कल का कनेक्टेड टॉपिक ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब पॉइंट्स पे बात हो रही थी। तो उसी से रिलेटेड जो स्टोरी है वो समझ लेते हैं इन डिटेल कि एग्जैक्टली है क्या। होल्डिंग और सब्सिडरी ये मेन टर्म है। होल्डिंग कंपनी को हम दूसरे नाम से इन जनरल पार्लेंस पेरेंट कंपनी बोलते हैं, और सब्सिडरी कंपनी का मतलब है चाइल्ड कंपनी। अब ये रिलेशन जो है दो कंपनीज में कैसे एस्टेब्लिश होता है वो समझना है। देखो, जो होल्डिंग कंपनी है और सामने एक कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी क्यों बोलेंगे वो समझो। इस पर्टिकुलर कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, उस कैपिटल का 50% से ज्यादा हिस्सा अगर ये कंपनी ओन कर रही है तो फिर हम इसको बोलेंगे होल्डिंग। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लीगली अलाउड है। तो अगर ये कंपनी ने सब्सिडरी या इस किसी भी कंपनी में इतना होल्डिंग अक्वायर कर लिया, तो फिर इन दोनों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है ऐसा मान लिया जाता है। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है भाई। अगर इतना होल्डिंग नहीं है तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं। एक एक दूसरे में इंटर कंपनी होल्डिंग्स हो सकती है, 1%, 2%, 5% शेयर हो सकते हैं। बट किसी कंपनी की कैपिटल में 50% से ज्यादा मेरा हिस्सा हो, दैट इज अ मेजर नंबर। और 50% से ज्यादा कैपिटल मेरी है तो 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स मेरे हैं। तो मैं जो बोलूंगा वही होने वाला है, क्योंकि डिसीजन मेजोरिटी से होता है, मेजोरिटी होल्डिंग मेरे पास है। तो मैं जो बोलूंगा वही होने वाला है। सामने वाले लोग सब एक हो जाए तो भी मेरे से ज्यादा पावर उनके पास नहीं होगा। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ठीक है। पेरेंट कंपनी एंड चाइल्ड कंपनी ऐसा भी बोलते हैं। कोई भी दो कंपनीज के बीच में ये होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन है, इसके लिए तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो वही है 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होना, जो आपको बताया, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर, दो पैरामीटर्स और है। दूसरा पैरामीटर ये है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसके 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट करता हूँ। इनके बोर्ड में कौन मेंबर होगा, इनका मैनेजर कौन होगा, वो हमारी कंपनी डिसाइड करती है, होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है। और आधे से ज्यादा डायरेक्टर इनके हम अपॉइंट करते हैं। मतलब इनके यहाँ अगर 10 डायरेक्टर है ना, तो 6 वो होंगे जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अगेन मैनेजमेंट में पावर मेरा ही, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर बनता है जिसके बेसिस पे दो कंपनीज में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन होता है। तीसरा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल डिसीजंस। इस कंपनी के कोई भी मैनेजमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं तो वो डिसीजन इसको अप्रूव कराने पड़ते हैं सामने वाली कंपनी से। तो फिर ये लोग अगर बोलते हैं कि ओके सही है सब आगे बढ़ो, तो ही वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। तो मैनेजमेंट में जो कंट्रोल है वो इनका है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया चलेगा, तीनों होना जरूरी नहीं। अगर मेरा आपकी कंपनी पे 50% कंट्रोल नहीं है, सपोज मेरे शेयर होल्डिंग उतना नहीं भी है, लेकिन आपके आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट करता हूँ, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी। चलो आपके डायरेक्टर मैं अपॉइंट नहीं करता, आपके 50% शेयर भी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है, जब तक मैं उसको ओके ना करूँ वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी। तो तीनों में से कोई भी रिलेशन जो है वो चलेगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई की। आया समझ में, क्लियर हो? तो ये तीन पॉइंट्स के बेसिस पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन जो है कोई भी कंपनी में क्रिएट हो सकता है। अब कल जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट था पब्लिक कंपनी। ऐसा हो सकता है पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी में कोई प्राइवेट कंपनी इस कंपनी ने इसके अंदर 50% से ज्यादा शेयर खरीदे, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले, तो हम बोल सकते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है। समझ आए? तो अब रूल ये है कि कोई भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये पॉइंट है। अगर एक प्राइवेट कंपनी जो है उसकी पेरेंट कंपनी पब्लिक है, तो ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक के बराबर मानी जाती है। बोले नहीं सर, नाम में तो लिखा है पब्लिक लिमिटेड। बोले नाम में क्या रखा है? पेरेंट कंपनी कौन है? पब्लिक लिमिटेड। तो उसकी सब्सिडरी को भी होते हैं डीम्ड टू बी। एक वर्ड यूज होता है डीमिंग प्रोविजन। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाएगा, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है मान लिया जाएगा, कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है फिर भी मान लिया जाएगा कि पब्लिक लिमिटेड है। बस सिंपल कंडीशन है, इसको बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन।
ऐसे लिखा होता है डीम्ड टू बी। ठीक है, डीमिंग प्रोविजन बोलते हैं लॉ में, मतलब जो बोला है वो मान लो। भले आप बोलते हो नहीं नहीं सर ये तो प्राइवेट कंपनी है, भाई प्राइवेट कंपनी आप होगी, मना नहीं कर रहे, बट यहाँ इसको पब्लिक कंपनी मान लिया जाए, दैट इज कॉल्ड डीम टू बी। ठीक है, तो ये प्रोविजन बहुत जगह आएगा वर्ड, इसलिए मैं आपको बार बार बताता जाऊंगा। तो लीगल फ्रेजेस हम सीखते जाएंगे तो अपने आप वो चीज डेवलप हो जाएगी। बोलो कुछ कंफ्यूजन? प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पॉसिबल है, हो सकती है, ये पॉसिबल है। अगर इसमें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे फिर देखना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे पब्लिक कंपनी में, तो पेरेंट कंपनी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नंबर्स के हिसाब से, पर स्टिल पॉसिबल तो है। हाँ पॉसिबल तो है, रिस्ट्रिक्शन तो कहीं नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल है। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, ये पब्लिक कंपनी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, फिर एक प्राइवेट कंपनी उतनी सारी कैपिटल होल्ड कर ले, बट स्टिल पॉसिबल है, बनाया जा सकता है, नो रिस्ट्रिक्शंस। चल कंप्लीट। किसके लिए? अगर कंपनी है, हाँ, और प्राइवेट कंपनी की वो हेड है, मतलब होल्डिंग करे उसमें भी फिर वही बात हो जाएगी ना, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और आपकी सब्सिडरी पब्लिक है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी पब्लिक कंपनी वाले रेगुलेशंस तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड तो हो ना पब्लिक कंपनी के साथ, वैसा हो गया। तो बात वही हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस पॉइंट दिया उसमें ऐसा दिया कि भाई एक प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी डीम टू बी पब्लिक होगी, तो अगर वाइस वर्सा हुआ तो भी सेम रूल एप्लीकेबल तो हो गई वैसा। ठीक है, बोलो और कोई पॉइंट में कोई समझ आए यहाँ तक? नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं, एक और टर्म उसके साथ ही यूज किया हुआ है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। एसोसिएट्स वाला रिलेशन तब होता है जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20% होल्डिंग हो मिनिमम, और मैक्सिमम 50 या लेस देन 50, मतलब 20 to 50 की रेंज होगी, क्योंकि 50% पे तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाता है। बोला अगर 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है एक कंपनी का दूसरी कंपनी में, तो उन दोनों का जो रिलेशन है वो एसोसिएट्स का हो गया। अब इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि मेरी कंपनी में आपने 20% से ज्यादा शेयर ले रखे, 25%, 30%, 40%, 50% आपने शेयर ले रखे, तो अप टू दैट लिमिट आपके और मेरे बीच में रिलेशन एसोसिएट्स का होगा। लेकिन आधी या उससे ज्यादा कंट्रोल आपके पास आ जाए, मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी हो गया वैसा। तो एसोसिएट्स की कैटेगरी जो है वो लिमिटेड है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो देखो सब्सिडरी कंपनी में उन्होंने वैसे लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 प्रोवाइड सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises or controls more than one half of the total share capital। मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन 50%, वो वैसे लिखा है। और एसोसिएट वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा हम बात लिखी हुई नहीं, ठीक है वो अब लिख लो, मेंशन कर लो, क्योंकि एसोसिएट के बारे में टाइटल में लिखा है, थियरी में नहीं समझा है, तो आप लिख लो एसोसिएट वाला जो पॉइंट है, 20% और मोर एंड अप टू 50%, 20 से 50 की रेंज, 50 से ऊपर जाते ही वो सब्सिडरी वाला पॉइंट आ जाता है वैसा। नहीं नहीं, एसोसिएट्स में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन ही नहीं है, तो वहां वैसा कंट्रोलिंग नहीं होता है, ये बात है। चल आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है डोरमेंट कंपनी। इंटरेस्टिंग केस है ये भी, एग्जीक्यूटिव में भी आप पढ़ोगे, नेक्स्ट लेवल पे डोरमेंट कंपनी की बात होगी। तो बहुत सिंपल आंसर है, अच्छा आंसर है, बट प्रैक्टिकल है, आपको समझ में आता जाएगा तो मजा भी आएगा वैसे, कोई इतना टिपिकल नहीं है। डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कहीं आपने पढ़ा है नॉर्मल इंग्लिश में डोरमेंट, कहीं और पढ़ा हो किसी टॉपिक में, डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं वर्ड सुना हो आपने किसी भी और कंटेक्स्ट में, कहीं पे भी, और डोरमेंट नहीं? देखो डोरमेंट का सिंपल मीनिंग है इनएक्टिव, समथिंग विच इज नॉट एक्टिव। एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट। पार्टनरशिप में आता है डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, वहां पे वर्ड आता है, इसमें मैंने आपसे पूछा।
क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो है, अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में आता था डोरमेंट पार्टनर। वो पार्टनर जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ नाम दे रखा है, आता भी नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ नाम पे चल रहा है उसके, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिजनेस में, उसको अपना डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर बोलते हैं, या नॉन वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, ये सब टर्म्स उसके लिए फॉलो होते हैं। अब डोरमेंट वर्ड का मतलब वही है यहाँ पे भी, इनएक्टिव, ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये डोरमेंट कंपनी क्यों बनाई जाती है? डोरमेंट कंपनी का मतलब फिर इनएक्टिव कंपनी, मतलब कंपनी बनाई है लेकिन कोई काम नहीं करती, वैसा हो गया। ठीक है, तो फिर इस चीज को अब कैसे समझना है वो देख लो। डोरमेंट कंपनी बनाई क्यों जा रही है? ऐसी कंपनी जो कोई काम ही नहीं करती, उसको बना के मिलेगा क्या? उसका रीजन समझते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक टर्म बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं आईपीआर। ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टॉपिक है। और इसके कुछ टाइप्स बता रहा हूँ, आईपीआर शायद नहीं पता होगा लेकिन इसके टर्म्स पता होंगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और भी चीजें होती है, डिजाइन भी होते हैं। ये टर्म सुने आपने? इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो, कोई भी टर्म जो आपको पता हो? एक्सक्लूसिव राइट हो गया आपका। वो कौन सी चीजों पे जनरली पेटेंट मिलता है, कोई एग्जांपल ऐसा? ठीक है, और कुछ? वो उसमें बुक वगैरह पे जो बोल रहे हो वो कॉपीराइट में है। बात सही है, लेकिन उसको कॉपीराइट में। हाँ, केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉर्मूला, इनोवेशन। अगर आपने कुछ इनोवेट किया है, चाहे वो साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल हो, कोई कॉम्पोजिशन हो, फूड वाला जैसे आपने बोला, कोका कोला का फॉर्मूला है। अब कोका कोला की रेसिपी जो है वो पेटेंट है, वो कंपनी ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखी है, कि अगर ये रेसिपी को चोरी भी कर ले तो भी अपने इसको यूज नहीं कर पाएंगे। वैसा बीच में ऐसा एक मैटर हुआ था, कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने कोका कोला की रेसिपी पेप्सी वाले को बेचने की कोशिश की, ये मैटर हुआ था। तो अब रेसिपी देखो, कोका कोला ने इतने साल से अपनी रेसिपी जो है वो सिक्योर रखी है कि पता ना चले किसी को। तो ये एक अपने आप में केस स्टडी है कि कैसे पॉसिबल है 200 कंट्री में बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक और फॉर्मूला किसी को नहीं पता है। बहुत टफ काम है, और बहुत कम लोगों को पता है। तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कि लीक ना हो। उसका कॉन्सेंट्रेट कहीं और बनता है, बॉटलिंग रिफिलिंग कहीं और होती है, पैकेजिंग डिस्पैचिंग वहां से होता है। तो सबको मालूम नहीं कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है, बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। पर अब कुछ लोगों को तो एक्सेस होगा। उनमें से किसी ने सोचा कि मैं क्यों ना रातों रात करोड़पति बन जाऊं, अरबोपति बन जाऊं। कोका कोला की रेसिपी अगर मैं लीक कर दी, कितने ही पैसे मिल जाएंगे। उल्टा पड़ गया बता, पेप्सी वाले ने खुद कोका कोला के मैनेजमेंट को बता दिया कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉय आया था रेसिपी बेचने। सोचो कितना बुरा लगा होगा उसको। बोले यार, एक तो इतना फॉर्मूला ला के दे रहा हो तुम, यार अजीब हो यार, पैसे कमाने की स्कीम लेके आया है, तो मेरा ही बकरा बना दिया। ठीक है, तो पेप्सी वाले ने खुद कोका कोला को इन्फॉर्म कर दिया, बोले ये आया था। अब सोचो वो एम्प्लॉय की तो मतलब बैंड ही बच गई ना। कहीं का नहीं रहा, इधर से भी मार पड़ी, उधर से भी मार पड़ी। अपने वालों ने तो छोड़ ही दिया, दुश्मन ने और दुश्मनी कर ली, वैसा हो गया। तो कोई फायदा नहीं हुआ कंपनी के। वो मतलब पेप्सी ने ये बोला कि यार हमें कोका कोला का टेस्ट अगर पता भी है, देखो फॉर्मूला का आइडिया तो होगा, वो खुद भी पेप्सी बना रहे हैं, पर बोले हमें उनका टेस्ट कॉपी थोड़ी करना है, हमें तो ब्रांड में डिफरेंशिएशन रखना है ना। देखिए, जब कोई कोका कोला पिए और पेप्सी पिए तो टेस्ट में फर्क तो रहना चाहिए। हम उनकी रेसिपी चोरी करके सेम ड्रिंक बना लेंगे तो फिर लोग बोलेंगे हम पेप्सी पिए ही क्यों, हम तो कोका कोला पी रहे थे। अच्छा, जो मेरी पेप्सी की ऑडियंस है वो भी चली जाएगी कि ले भाई, फिर तूने चोरी करनी है तो मैं कोका कोला पी लेता हूँ। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने समझदारी दिखाई कि कोई फायदा नहीं है रेसिपी चोरी करके, मिल भी गई तो क्या करेंगे। हमें तो डिफरेंशिएशन उल्टा क्रिएट करना है। उल्टा ऐसा होता है ना कि भाई जो लोग कोका कोला प्रेफर करते हैं उनको कोका कोला ही चाहिए, और कुछ लोग पेप्सी प्रीफर करते हैं तो वही चाहिए, कुछ थम्स अप प्रीफर करते हैं। अच्छा, मेजोरिटी को फर्क समझ नहीं आता, बेस्ट पार्ट वो भी है। मेजोरिटी पब्लिक को फर्क ही नहीं पता चलता, बोले क्या है, सब एक ही तो है, कोला वाले ड्रिंक सारे सेम है, कोई भी दे दे। तो दुकान वाला पूछता है भैया कोका कोला दूं या पेप्सी दूं? बोले कोई भी दे दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है, सस्ती कौन सी है? बोले भैया 70 की, ये 65 की, वो 65 वाली दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आधे लोगों को ना टेस्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन काफी लोग टेस्ट स्पेसिफिक है। उनको कोका कोला का टेस्ट पसंद है, पीते ही समझ जाते हैं पेप्सी है। बोले नहीं, ये नहीं अच्छी लगती। सबका अपना टेस्ट है, थम्स अप पीते तो ज्यादा पावर वाली है, वो जिनको थोड़ी स्ट्रांग चाहिए थम्स अप पी रहे हैं। है तो सारा शक्कर का पानी, देखो कुछ भी पी लो, सेहत तो खराब होनी है, कोई भी पी के खराब कर लो, क्या फर्क पड़ता है वैसा। तो ये सब चीजें जो है ना, वो कंपनी वालों ने इस तरीके से प्रोटेक्ट की हुई है कि वे पेटेंट करा रखा है वैसा। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइंटिफिक, कोई रेसिपी डेवलप करना, उसके अंदर पेटेंट मिलता है आपको कि कोई कॉपी कर नहीं सकता। अच्छा, कोई कर भी रहा है तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, ऐसी बात हो गई। ट्रेडमार्क वाला केस,
हाँ, नेम और सिंबल पे रजिस्ट्रेशन होता है कि अब जैसे मेरा क्लास का नाम है इग्नाइट एकेडमी, तो जो जिस फॉन्ट स्टाइल में लिखा है, जिस तरीके से लोगो बनाया है, मैं इसको रजिस्टर करवा सकता हूँ कि भाई इसको कॉपी ना कर सके कोई, वैसा है, दैट इज अ ट्रेडमार्क। अब ये डिपेंड करता है कितनी बार लोग ट्रेडमार्क कराते हैं, कितनी बार नहीं भी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोगों ने ट्रेडमार्क नहीं कराया तो उसकी फुल कॉपी होती है, लोकल लेवल पे भी होती है। हाँ। हाँ, वो तो चोरी किया होता है, वो तो ओरिजिनल मर्सिडीज का ही लोगो होता है, किसी की मर्सिडीज से उखाड़ लिया होता है वो, वैसा है। बीच में बहुत मैटर चला था, लड़के स्टील की स्केल लेके घूमते थे, जहाँ गाड़ी दिखी ना, स्टील की स्केल मार के उसका लोगो निकाल लिया, फिर वो शनि बाजार में, चोर बाजार में बेच रहे हैं, 1000 2000 मिल जाते हैं उसके, और ऑटो वाले खरीद खरीद के अपनी ऑटो पे लगा रहे हैं। मैंने यार कुछ तो रखो, लेवल रखो तुम यार, बजाज की ऑटो में मर्सिडीज का लोगो लगा दो तो मर्सिडीज बन जाएगी क्या? उल्टा और फालतू लगेगा, जो है उसको रहने दो वैसा। वो बेचारा मर्सिडीज वाला बिना लोगो के घूम रहा है, उसकी गाड़ी पे इतना बड़ा लोगो होता है, तुमने निकाल लिया, वो और खराब दिख रहा है। तो लोगो चोरी होने शुरू हो गए थे, बहुत ट्रेंड चला था ये। और कम बेचारे बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक टेंशन में, यार सोसाइटी में बाहर गाड़ी रखी है ना, रात को लोगो चोरी हो जाएगा। लड़कों ने पैसे कमाने का दिमाग लगा लिया आराम से, ओरिजिनल लोगो आता है इतना महंगा है, 15 20 हजार रुपए का लोगो आता है। अब चोरी हो गया तो लोग लगवा नहीं रहे, बोले लगवाऊंगा फिर चोरी हो जाएगा, मतलब ही नहीं बचा। ये ट्रेंडिंग था, बाद में ये सब चीजें थोड़ी आउट ऑफ वो हो गई, फोकस हो गई, तो फिर लोगों ने वापस लगवा लिया। बीच में बहुत चला था। तो ट्रेडमार्क जो है उससे आपका ब्रांड रिकग्नाइज होता है, वैसा है। कॉपीराइट, म्यूजिक और मूवीज, क्रिएटिव कंटेंट, जो आपने बोला बुक्स और नॉवेल्स और ये सब जो है, इसमें कॉपीराइट होता है। अभी आपने कोई नॉवेल लिखी, उसमें आपने कैरेक्टर्स डेवलप किए, स्टोरी में ये हुआ, ऐसा हुआ, ये कैरेक्टर ऐसा, उसका नाम ये रखा, वो कॉपीराइट होता है। कि वो सेम कोई अगर चोरी करेगा तो वो नहीं चलेगा, वैसा है। तो कॉपीराइट वो चीज है। डिजाइन में, प्रोडक्ट के डिजाइन, शेप एंड साइज, वो सब चीजें वो चोरी नहीं हो सकती, वैसा है। अरे इसमें बहुत डेप्थ है, ये आईपीआर जो है ना, आप इसमें डूब जाओगे पूरा, इतने डेप्थ है, और लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। और बड़ा अच्छा, मतलब इंटरेस्ट हो तो खतरनाक काम है, और इसका ये बहुत डेप्थ में है। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सब करा रखी है ना, आप सोच सोच के थक जाओगे। कैडबरीज जो है ब्रांड है, कैडबरी का जो पैकिंग आता है, कौन से कलर का आता है? पर्पल या वायलेट, जो भी आप बोलो, क्योंकि मेरे को तो वो भी समझ नहीं आया पर्पल और वायलेट में फर्क क्या है। थोड़ा डार्क हो तो वायलेट, लाइट हो तो पर्पल, उतना मुझे ध्यान में एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जो वायलेट कलर है उसका, वो उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है। ठीक है, कि कोई और चॉकलेट बेचने वाला सेम कॉम्पिटिटिव ब्रांड वो कलर यूज नहीं कर सकता अपने पैकेजिंग में। उसका एक स्पेसिफिक टोन होता है, कलर्स का ना एक स्पेसिफिक कोड नंबर होता है, जो पैलेट होती है डिजिटल उसके अंदर। तो आप जब कोई डिजाइनिंग कर रहे हो तो आप कलर सिलेक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर आप कर्सर मूव करोगे तो एक एक शेड डिफरेंट होता है, उसका ना 6 डिजिट का एक कोड नंबर होता है। तो वो कोड नंबर रजिस्टर करा रखा है कि ये सेम कोड नंबर या ऐसे मिलता जुलता अगर किसी चॉकलेट ब्रांड ने कॉपी किया तो हम उस पर केस करेंगे, क्योंकि हमारी ब्रांड रिकग्निशन वो पर्पल कलर के रैपर से ही तो है। आप देख लो, कैडबरीज के अलावा और कोई कंपनी पर्पल कलर का रैपर यूज नहीं करती। नेस्ले वाला किटकैट में रेड कलर यूज करता है, मिल्की बार में येलो कलर यूज करता है। बाकी जो ब्रांड्स है अमूल और ये सब, ये डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर यूज करते हैं, पर्पल कोई यूज नहीं करता, बिकॉज वो अलाउड नहीं है, वैसा है। मैकडोनल्ड्स का जो येलो कलर है, वो उसने रजिस्टर करा रखा है। और कोई बर्गर या फूड चेन होगा, सेम येलो यूज करेगा और केस फाइल करेगा, ऐसा चलता है। अब सोचो ये तो कितना स्पेसिफिक हो गया, समझ आ रहा है? बीच में केस आया था, बीबीसी, बीबीसी चैनल, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, न्यूज चैनल जो है बीबीसी, पूरे वर्ल्ड में तो लंदन का न्यूज चैनल है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बीबीसी वालों का जो फॉन्ट था, बीबीसी जिस फॉन्ट में लिखा था, उन्होंने वो फॉन्ट चेंज करवाया, फॉन्ट चेंज कराया जिस फॉन्ट स्टाइल में लिखा था ना। और उसके लिए जो डिजाइनर था, उसको कुछ पता नहीं 4 करोड़ रुपए ऐसा कुछ पे किया, सिर्फ फॉन्ट चेंज करने का। और पुराना लोगो और नया लोगो आप देखो तो आपको लगे क्या ही फर्क है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। 4 करोड़ रुपए दे दिए, कुछ उससे भी ऊपर का अमाउंट था, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, और इतना पे कर दिया एक लोगों के लिए, मतलब कोई सेंस ही नहीं बना। तो उन्होंने फिर बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई बड़ी कंपनियां फालतू पैसा खर्च करती है, कि भाई इन्वेस्टर्स के पैसे ऐसे उड़ाती है कि एक लोगो डिजाइन, लोगो भी नहीं खाली अल्फाबेट्स, बीबीसी, 3 अल्फाबेट्स, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के तुमने इतने पैसे दे दिए, तो उन्होंने पैसा उड़ाते हो तुम इन्वेस्टर्स का। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट दिया, तो बोले भाई ये हमने जो किया है ना, हम पागल नहीं है जैसे 4 5 करोड़ रुपए अल्फाबेट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के दे देंगे। बोला जो फॉन्ट स्टाइल हम यूज कर रहे थे वो रजिस्टर्ड था, कॉपीराइट था उस पर। तो जिसके पास कॉपीराइट था ना, वो हमसे हर साल रॉयल्टी लेता था, क्योंकि वो फॉन्ट स्टाइल क्रिएट उसने किया था। अब हमने एक जो जिसको हायर किया डिजाइनर को, उसको हमने ये बोला कि तू ऐसा फॉन्ट स्टाइल ढूंढ जो किसी ने रजिस्टर ना किया हो और इससे मिलता जुलता हो, और वो तू हमको बना के दे दे 1 टाइम। तो उसका ना रजिस्ट्रेशन हम अपनी कंपनी के नाम पे ले लेंगे, तो तेरे को तो 1 टाइम पैसा दे देंगे,
लेकिन हर साल की रॉयल्टी बच जाएगी। तो बोले 4 करोड़ रुपया खर्च किया खाली थोड़ा बहुत अल्फाबेट चेंज करने में, स्टाइल चेंज करने में, वो फालतू में नहीं किया हमने। हर साल की हमारी लाखों करोड़ों की रॉयल्टी जा रही थी, और अगले 100 साल तक चैनल चलेगा, 100 साल तक जाएगी। तो नुकसान ही है ना। तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने वन टाइम खर्च किया। अब ये जब बात मीडिया में आई ना, तब उन लोगों को समझ में आया कि अच्छा क्यों इतने पैसे दिए, वैसा ये सब चीजें होती है। तो बड़ा खतरनाक मैटर है ये। अब बात ये है कि अपन ना कोई पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और बात वही चल रही है जैसे कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है, ऐसा कुछ फूड रेसिपीज का भी रजिस्ट्रेशन होता है, पेटेंट होता है। मैंने, हाँ, किसका? हाँ, अच्छा ऐसा है, ओके, हाँ ये मुझे आइडिया नहीं था। त्रिशिव चाइनीज वाला ब्रांड है सूरत में, काफी जगह उसके चाइनीज के स्टोर है त्रिशिव नाम से। ऑनलाइन जोमेटो स्विगी पे बहुत है वैसा। अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं लापिनोज का दे रहा था। लापिनोज में जब बहुत साल पहले सूरत में खुला तो फर्स्ट टाइम गए ना, तो उसने क्या है वो सेवन चीजी और वो सब पिज्जा विज्जा सब निकाले थे। तो सेवन चीजी में सारी रेसिपी नीचे लिखी थी मेन्यू में, कि कौन से सेवन चीज यूज कर रहा है मैंने। और हर पिज्जा में उसने अपने इंग्रेडिएंट और सॉसेस सब लिखा हुआ था, कि आप देख के सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा पसंद है। अलग अलग सॉसेज आती है, तंदूरी आती है, बारबेक्यू आती है, पेस्टो आती है, तो सबका टेस्ट अलग है। तो मैंने बोला आपने तो ये रेसिपी सारी इसमें लिख दी, कोई कॉपी करके बाजू में खोल देगा, इंडिया में कहाँ टाइम लगता है आइडिया कॉपी करने में। तो बोले नहीं सर, ये जितने नाम है ना, सेवन चीजी पिज्जा और ये सब, ये हमारे पेटेंटेड है, हमने सब नाम रजिस्टर करा रखे हैं। तो सेम नाम से कोई ओपन करेगा तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैं बोला ये भी होता है? बोले हाँ सर होता है। तो रेसिपीज हमारी है कि क्या कॉम्बिनेशन में आपको टॉपिंग्स यूज करनी है, वो कॉम्बिनेशन हमारे और नाम फिक्स्ड है। तो वो कॉपी करेंगे तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। अब कोई कॉपी करे तो बात अलग है। अब देखो कॉपी होती है, एक आया ला मार्टिनोज, देखा है? देखा, सेम दिखता है। मतलब नाम हटा दो तो पता ही नहीं चले ला पिनोज है कि ला मार्टिनोज है, पूरा कॉपी किया उसने। और सेम ग्रीन कलर का लोगो वोगो सब ऑलमोस्ट सेम है। प्राइस पॉइंट भी सेम रखा है। पिज्जा के मेन्यू में भी बहुत ज्यादा उसका मतलब बोलते हैं ना क्लोज कंपटीशन दे दिया। अब पूरा कॉपी खोल दिया। अब आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ला पिनोज ला मार्टिनोज सेम है अलग है, तो उस हिसाब से चल जाता है। तो उसने ना अपनी ब्रांड डिफरेंटली क्रिएट करने के बदले एक पॉपुलर ब्रांड की कॉपी निकाल दी। अब ये तो क्रिएटर्स या फाउंडर्स की अपनी मर्जी है। मैं सोचूंगा मैं क्यों किसी की कॉपी करूं, मैं अपना नया ब्रांड डेवलप करूंगा। लेकिन वो टफ काम है। एग्जिस्टिंग ब्रांड का 19-20 निकाल देना जो है वो इजी काम है। लेकिन क्या है ना, फिर आपकी वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। यू आर अ फर्स्ट कॉपी, देन यूर अ फर्स्ट कॉपी। लोग खा भी रहे होंगे, बड़े लापिनोज जैसा ही। तो ब्रांडिंग तो लापिनोज की हो रही है, आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी कभी वैसा है। अब जहाँ लापिनोज नहीं है वहाँ आपने खोल दिया तो अलग बात है। अब सूरत में काफी जगह ला मार्टिनोज खोल दिया है, और लापिनोज के सामने ही खोलता है अभी। जहाँ लापिनोज है ना, आपको 100 मीटर के रेडियस में ला मार्टिनोज दिख जाएगा। तो क्या अचीव कर रहा है? बट ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सबका अपना बिजनेस आइडिया है वैसा है, तो ये चीजें चल रही है। अब गवर्नमेंट कंपनी की बात जो हो रही है वो उसी सेंस में हो रही है कि हमने भी सोचा कि चलो कुछ है ना कोल्ड ड्रिंक पिज्जा ब्रांड को शुरू करते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए या साइंटिस्ट लगेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट लगेंगे जो रिसर्च करेंगे, एक फ्लेवर डेवलप करेंगे। तो हमने साइंटिस्ट को हायर किया, उनको लैब वैब बना के दी, रॉ मटेरियल मंगा के दिया, उनको बोला आप लोग डेवलपमेंट करो। अब उन्होंने कुछ टाइम रिसर्च करके एक फॉर्मूला बना दिया। बोला ये कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला हमने डेवलप किया और टेस्ट करो। अपन ने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। बोले यार ये तो बिकेगा, बट ये फॉर्मूला है, चोरी हो गया तो बोला पहले इसका पेटेंट करवाओ। अब जब पेटेंट करवाने की बात आई, मैंने बोला मेरे नाम पे पेटेंट करा लेते हैं अभी, फिर कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर कंपनी के नाम से बिजनेस चलेगा, तब मैं पेटेंट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप सब बोले सर आपके नाम पे क्यों, हमारे नाम पे करा दो। मैं बोला क्या फर्क पड़ता है, अपन सब एक ही तो है। अब मेरे नाम पे इंडिविजुअली पेटेंट रजिस्टर कराना रिस्की हो सकता है। बाद में अगर मैं घूम गया कि अब तो मैं इतने पैसे लूंगा तभी पेटेंट दूंगा, जो करना है कर लो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप सबके पैसे डूब जाएंगे और मालिक मैं बन जाऊंगा। बोले सर ये सेफ ऑप्शन नहीं है। बोले एक काम करते हैं, एक कंपनी रजिस्टर करते हैं और पेटेंट कंपनी के नाम पे रजिस्टर कराते हैं। समझ आए? अब क्या है, पहले से पेटेंट की मालिक कौन? कंपनी। ना आप ना मैं, इंडिविजुअल कोई ओनरशिप नहीं। पर अभी कंपनी रजिस्टर करा दी, पेटेंट रजिस्टर करा दिया, बट बिजनेस शुरू करने में तो टाइम लगेगा। फैक्ट्री सेटअप करेंगे, प्लांट लगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक बनेगी, कमर्शियल सेल शुरू होगा, इसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। क्या करें? बोले एक काम करते हैं, अभी कंपनी बना देते हैं, प्रोडक्शन 3 साल बाद शुरू होगा, कोई बात नहीं, फैक्ट्री बना लेते हैं। आरओसी एक ऑप्शन देता है आपको यहाँ पे। आरओसी ये बोलता है कि देखो जब तक आपकी कंपनी में कोई कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, पर कंपनी आपने बना दी है, आप कंप्लायंसेस से डिस्काउंट ले सकते हो। क्योंकि रिटर्न फाइल करोगे उसमें कोई डेटा नहीं है, खाली कुछ हो ही नहीं रहा, खाली फैक्ट्री बन रही है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आधी से ज्यादा रिपोर्ट्स में कुछ होता ही नहीं है, खाली रिटर्न फाइल करते रहोगे। पैसे तो फालतू के लग रहे हैं, हर फॉर्म भरने पे आरओसी की फीस, हर फॉर्म भरने पे सीएस की फीस, क्यों फालतू खर्चा करना। बोला एक काम करो, आरओसी में एक एप्लीकेशन दे दो कि भाई हमारी कंपनी अभी ऑन पेपर है, इस पे कुछ काम शुरू हुआ नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, जब तक नहीं होती ना तब तक हमें रूल रेगुलेशन में डिस्काउंट दे दो।
तो आधे से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। आपको 50% से भी कम रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे रेगुलेशन में आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है जब तक आपकी कंपनी कमर्शियली एक्टिव नहीं हो जाती। तो उस स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंट स्टेटस। आरओसी में जाओ, फॉर्म भरो, बोलो भाई हमको डॉर्मेंट स्टेटस चाहिए, वो लोग वेरीफाई करेंगे, डॉर्मेंट स्टेटस दे देंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद चलने दो आपकी कंपनी। बाद में जब आपकी कंपनी कमर्शियल अपना बिजनेस शुरू कर दे, तो आप खुद वापस जाना आरओसी में, बोलना मुझे डॉर्मेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब मेरे को वापस दे दो एक्टिव स्टेटस, अब मैं सारे कंप्लायंस फॉलो करूँ। ये मेन स्टोरी है, ठीक है। डॉर्मेंसी कितने टाइम के लिए हो सकती है? 5 साल के लिए, एट द टाइम 5 years। ये देख लो एक बार।
हाँ चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो डोरमेंट कंपनी जो है वो इस तरीके का स्टेटस ले सकती है, फिर बाद में जो जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करा देंगे। कोई भी कंपनी एट अ टाइम 5 साल के लिए डोरमेंसी कंटिन्यू कर सकती है, एट अ टाइम फॉर 5 ईयर्स। और इतना टाइम कभी कभी लग भी जाता है, बड़ा प्लांट या बड़ी कंपनी सेटअप करनी, तो इट इज पॉसिबल। आपको चाहिए 2 साल के लिए डोरमेंट स्टेटस तो भी मिलेगा, 6 महीने, 1 साल, 3 साल सब मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 साल। ठीक है, ये कंडीशन। हाँ मतलब वेज एंड नॉन वेज, नहीं नहीं वो तो जनरल हो गया ना, वो तो वो रेड वाला और ग्रीन वाला मार्क बोल रहे हो, वो तो जनरल हो गया, उसमें कोई यूनिकनेस थोड़ी ना है। अगर आप नॉनवेज फूड बेच रहे हो, मैं भी बेच रहा हूँ, तो दोनों ही रेड मार्क तो लगाएंगे। तो वो रेड मार्क जनरल सिंपल है, तो उसको अपने वो आईपीआर वाली कैटेगरी में एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा हो गया किसी एक ने वो रजिस्टर करा लिया, तो आप भी वेजिटेरियन बेच रहे हो, वेजिटेरियन बेच रहा है, तो ग्रीन मार्क के उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये कौन सी बात हुई? ठीक है, वो तो ऐसा है ना कि उसमें कोई डिजाइन थोड़ी ना है। वो वेज नॉन वेज वाला तो जनरल सिंबल हो गया, तो उसका कोई पेटेंट नहीं होता, या उसके लिए किसी को रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं ऐसा। ये फुल टाइम फील्ड है। इन फ्यूचर आपको लगे एज अ सीएस आपको आईपीआर में प्रैक्टिस करना है, तो काफी अच्छा वर्क स्कोप है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत लोग कराते रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लोकल में मल्हार डोसा, हर गली में मल्हार डोसा, उसने कॉपीराइट नहीं कराया होगा या ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा। अब जो भी डोसा स्टार्ट करता है ना, अगर उसको अपना फुटफॉल बढ़ाना है, सीधा नाम रख देता है मल्हार डोसा। ठीक है, तो वो पब्लिक आई जाती है। तो वैसा हो गया ना कि एक ही नाम के इतने सारे हैं, ओरिजिनल कौन सा है नहीं पता। जहाँ आप पहली बार गए आपके लिए वही ओरिजिनल, लेकिन हो सकता है स्टार्ट किसी और ने किया हो, तो आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं की वैसा। नहीं नॉलेज होगा तो नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरमेंसी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लॉजिक उसका जो है कवर हो गया। इसके अंदर स्टोरी, अब लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। डोरमेंसी वाले केस में क्या होता है, अगर आप कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते 2 साल तक, तो आरओसी की तरफ से नोटिस सामने से आता है कि भाई 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब इस सिचुएशन में क्या करना है? आपको कंपनी चलानी है तो डोरमेंट स्टेटस ले लो, और कुछ नहीं कर रहे हो तो हम बंद करवा देते हैं। सामने से वो लोग ऐसा नोटिस भी भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर में से हम हटा देंगे। धमकी दे दिया आपको, भाई क्या करना है? 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कंपनी चलाने वाले हो ऐसे ही रजिस्टर करा रखी है। अगर कंपनी चलाने वाले हो तो डोरमेंट का लाइसेंस ले लो, और नहीं चलाने वाले हो तो बंद करवा दो। ऐसा भी हो सकता है। ऑनलाइन हो गया ना सारा डेटा। अब जिसके एनुअल रिटर्न नहीं आ रहे, तो डेटाबेस में दिख रहा है ना कि इतनी कंपनी और इतने रिटर्न फाइलिंग हुए नहीं है, तो 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहे, तो वे ट्रैक करो। उनका तो काम ही वही है रेगुलेशंस फॉलो करवाने का। नहीं करो तो पैसे लगते हैं, पेनल्टी लग जाती है, तो पेनल्टी मिल रही तो कौन छोड़ेगा? ऐसी बात होगी, तो ध्यान तो रखते हैं। और इतना स्टाफ है, डिपार्टमेंट्स है उनके पास, विजिलेंस तो रखते ही हैं, इम्प्लाइड सी बात है। चलिए नेक्स्ट, निधि कंपनी, सेक्शन नंबर 406, निधि कंपनी। बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है, बट यहाँ एक पैराग्राफ में निपटा दिया, तो अपन भी उतना ही रखेंगे। निधि का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। हिंदी वर्ड होगी निधि, निधि का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अब ये कंपनी काम क्या करती है वो समझो। इस कंपनी का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो लोअर इनकम ग्रुप है ना, जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, उन लोगों की दिक्कत ये है कि वो सेविंग्स नहीं करते। दे आर नॉट हैबिचुएटेड टू सेव मनी। बचते ही नहीं है पैसे, छोटी सी कमाई है, महीने के एंड में 200-500 बचते हैं, तो उसमें क्या सेविंग्स करेंगे? तो उनकी हैबिट नहीं होती। बट क्या 200-500 1000 भी बहुत होता है? अगर आप रेगुलर सेव करते जाओ तो एक अच्छा फंड बन सकता है। निधि कंपनीज ये फैसिलिटी देती है लोअर इनकम ग्रुप को, कि आप है ना 100 रुपए भरो, हमारी कंपनी के मेंबर बनो, और हर महीने जो पैसा आप सेव करते हो, चाहे 500 ही क्यों ना हो, आप वो पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो एक अकाउंट ओपन होगा आपका, जैसे बैंक में होता है, तो उसमें हम पैसा आपका जो है वो सेव करवाते जाएंगे। अच्छा, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। वही पैसा अगर किसी और को ब्याज पे चाहिए तो हम ब्याज पे भी देंगे, वहां से इनकम होगी, और फिर इस तरीके से काम चलेगा। तो ये सब ट्रांजेक्शन जो है ना, वो ये लोग मैनेज करते हैं एज अ निधि कंपनी, ये कंडीशन है यहाँ पे। अब ये जो काम कर रहे हैं, इसके लिए जो सेक्शन का रेफरेंस है, दैट इज सेक्शन नंबर 406। ठीक है, 406 की बात हो रही है, और इसमें बोला हुआ है। अब ये कंपनीज के लिए काफी सारे रेगुलेशंस अलग से बने, सेकंड लेवल पे जब हम जाएंगे तो निजी कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही दिया है और हम इतने पे उसको कंक्लूड करेंगे, बिकॉज बहुत डेप्थ में जाके मतलब नहीं, इससे ज्यादा कंटेंट मॉड्यूल में ही नहीं है तो पूछ भी नहीं पाएंगे, वैसा हो गया। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज। प्रोड्यूसर कंपनी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी, ये बनाई गई स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर
और नेचुरल प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है उनको हम बोलेंगे दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी। सेक्शन का रेफरेंस आपको दिख रहा है, 378 की सीरीज है। अब इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं? जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, ये मिल्क इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, पोल्ट्री फार्मिंग से कनेक्टेड है, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स का काम कर रहे हैं, फिशिंग इंडस्ट्री, ये सब लोग आ गए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, फिर ये सिल्क वर्म्स होते हैं जिनसे सिल्क बनता है, वो सब भी कवर हो गए। तो जितने लोग एग्रीकल्चर और उससे एसोसिएटेड चीजों में कनेक्टेड हैं, वो अगर कंपनी बनाना चाहें तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, ये स्पेसिफिक बोला हुआ है वैसा। तो ये आपको डिटेल दे रखी है। अब ये जो पूरा आंसर है ना 378 बी, वो ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट है, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सा काम करने वाले लोग प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, इससे कनेक्टेड सारे लोग। अब जैसे मैं कोई फार्मर को मशीन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी कवर हो गया। एक सेकंड। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि भाई जो लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड, जैसे मैं फार्मर नहीं हूँ, लेकिन मैं फार्मर्स को ना मशीन्स रेंट पे प्रोवाइड करता हूँ, मैं फार्मर्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं भी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकता हूँ। वैसा मैं फार्मर्स को लेबर सप्लाई करता हूँ, तो भी ये चीज पॉसिबल है, वो बोला हुआ। 378 बी पूरी लिस्ट है। उसमें देख लो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, मतलब सब कुछ आ गया। एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करना, उनकी हार्वेस्टिंग करना, उनको प्रोक्योर करना, ग्रेडिंग पूलिंग करना, ये सब एग्रीकल्चर प्रोसेस है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ग्रेडिंग क्या होता है। सपोज जैसे फ्रूट्स की बात हो रही है, आप एप्पल खरीदने जाओ कभी मार्केट में, तो एप्पल एक ही टाइप के होते हैं या अलग अलग वेरायटी होती है? वेरायटी होती है। वो रेट होता है, बोलता है ये 100 रुपए वाले, ये 150 वाले, 200 वाले, 250 वाले। बोले क्या फर्क है? फिर अपने भी छेड़ रहे हैं उसको। बोले यार दिख नहीं रहा है क्या? 100 रुपए वाले देखो इतने छोटे से हैं, ठीक है, ये यहाँ के, ये वहाँ के हैं। मुझे 200 वाले क्वालिटी देखो, बोले देख के डिफरेंस पता चलेगा। साइज और शेप का और कलर का भी वेरिएशन होता है, और वो कहाँ के एप्पल है उसका भी फर्क होता है। वो कश्मीर के हैं, शिमला के हैं, कुल्लू के हैं, कहीं और के हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो जहां से आए हैं ना, उस हिसाब से उसका रेट होता है। अच्छा, साइज के हिसाब से भी रेट होता है। अब अगर आप पूरा बॉक्स खरीद रहे हो और आप बोल रहे हो मुझे 200 रुपए किलो वाले चाहिए, तो उस बॉक्स में सारे 200 रुपए किलो वाले ही होंगे या मिक्स करके देगा वो? अलग अलग ही होंगे ना। आपने बोला मेरे को 200 रुपए किलो वाले चाहिए, तो भाई पूरा डब्बा उसी का दे दे। वैसी बात होती है। तो जब ये एप्पल्स और ये सब की खेती होती है ना, तो उसका ग्रेडिंग होता है। मशीन्स होती है उसके अंदर से, उसको पास करते हैं, उसके ग्रूव्स बने होते हैं। तो जो बड़ा वाला एप्पल है वो बड़े वाले उसमें बॉक्स में जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। और फिर रेट वैसे डिसाइड होता है। अभी मैंगोज का सीजन है, मैंगोज में भी सेम होता है। अभी आप रत्नागिरी आफूस खरीदने जाओगे, तो बोलते हैं भाई ये दाना इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, इस हिसाब से प्राइस है, ये इतने रुपए डजन है, उतने रुपए डजन है। देख के डिफरेंस क्वालिटी पता चलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। तो ये सब काम करके देना, अगर आप किसी फार्मर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वो भी सब इसमें कवर हो जाती है, आप भी प्रोड्यूसर्स में काउंट होते हो वैसा है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एग्रीकल्चर में। तो बाकी की लिस्ट दे रखी है। आप मशीनरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल सप्लाई कर रहे हो, आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो उनको, कुछ एजुकेशन कर रहे हो, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, पावर जनरेशन कर रहे हो फार्मर्स के लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो उनको। तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, वैसा है। तो ये लिस्ट हो गई। एमसीक्यू में कोई पॉइंट आ गए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होती है, तो वैसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, लास्ट टाइप है ये। एनबीएफसी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, लेकिन वो बैंक नहीं है। अब एनबीएफसी कंपनी में आपको चेक क्लियर करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा ये हो गया कि भाई इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होता, ब्रांचेज नहीं होती कि आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सको, वो सब नहीं होता। लेकिन ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आपको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, प्रॉपर्टी लोन चाहिए, तो आप इनसे वो लोन्स ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग नहीं करते, बट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज की डेट में। बजाज फाइनेंस है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है अभी रिलायंस की, गोल्ड लोन वाली कंपनीज है, मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, ये सब है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बड़े बड़े ब्रांड्स सारे आपको स्टॉक मार्केट पे भी मिल जाएंगे, रजिस्टर्ड और लिस्टेड कंपनीज है। ये सब लोग, टाटा, टाटा कैपिटल है, ये भी कंपनी है। ये सब लोग होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी बैंक्स नहीं। अब आईसीआईसीआई बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
वो सर्विसेज टाटा कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, सिलेक्टेड उनका बिजनेस है वैसा। बस इतना ही बोला है इसके बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वैसा। अब यहाँ तक आते आते ना आपका सारा टाइप्स ऑफ कंपनीज खत्म हुआ, इन बिटवीन और कोई तो पेंडिंग था नहीं, टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो इनकॉर्पोरेशन का है, वो नया पार्ट है, तो आज से नहीं लूंगा, थोड़ा आराम से अच्छे से समझाना भी है, डेप्थ में भी है, कनेक्टेड टॉपिक है। फिर अभी स्टार्ट करूंगा ना तो 1 घंटे तक चलेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसका प्रोसीजर, उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कैपिटल के टाइप्स, ये सब कनेक्टेड चीजें हैं। तो ये अपने फिर कल से ही कंटिन्यू करते हैं तो भी ठीक रहेगा। कल ये पार्ट पैकअप कर दूंगा तो आपका 4.2 वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में और कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है पॉइंट? नहीं, ये बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है। आपने कोई स्टोरी क्रिएट की, उसको रजिस्टर कराया है, वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, वो इंटेलेक्चुअल चीज है, बोलते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैसा होता है, आईपीआर उस चीज को बोला जाता है। तो ये कैटेगरी है और उसमें ये सारे टाइप्स हैं स्पेसिफिक वैसा। नेक्स्ट लेवल पे आपके सारे चैप्टर है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब डिटेल में आप सेक्शंस के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है बहुत।